हेलो व्हाट्सअप, मैं विकास नागर स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू पीसेस प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं आप सब लोगों को बहुत मजे में भी होंगे, क्योंकि भाई आज है दिवाली। हैप्पी दिवाली। और आप ये सोच रहे होंगे कि सर दिवाली वाले दिन भाई आप घर नहीं गए क्या? तो भाई देखो, मैं कहीं से कुछ भी चीज ले सकता हूं। मेरा मन नहीं लग रहा था, मैं ऐसे था कि यार दिवाली तो रात को है, रात को पटाखे वटाखे फोड़ेंगे, पूजा वूजा करेंगे, लेकिन तुम्हारे पास ही चला जाऊं, थोड़ी सी तुम्हें भी ऐसा कर लूं कि सर आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा है या आप बोर हो रहे हो तो हमें क्यों पकड़ के खींच के ला रहे हो। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, पढ़ेंगे साथ में, पढ़ेंगे 1 घंटा हम लोग कर लेंगे। आपको आना है तो आप आ सकते हो। बाकी अगर कोई घर में कुछ कर रहा है या मम्मी आपके आपसे क्या कह रही होंगी, बेटा पंखा साफ कर दे, बेटा लाइट लगा ले, बेटा लड़िया कर दे, बेटा इस वाली आंटी को सोन पापड़ी का डब्बा देकर आ, इनकी तरफ से आया है, बाकी सारी चीजें। भाई रात को तो आप लोग खुश रहोगे। और आपके क्या क्या एक्सपीरियंस है दिवाली पे, आपने क्या क्या कर रहा है, क्या प्लान आउट करा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो विदाउट एनी डिले भाई स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पॉलिटी वाला सेक्शन। एनर्जी फुल है, त्योहार है भाई, त्योहार है, ठीक है ना। तो चलो भाई एक एक करके वापस से क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जहां पर हमारे एमसीक्यूज चल रहे हैं। तो पहला एमसीक्यू आपकी उस पर ये रहा। तो गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी एस्पिरेंट, ठीक है ना। आई होप ये जो दिवाली है आपकी, आपको सब मिले, सारी खुशियां जो आप लेना चाह रहे हो भाई। अगर आप दुखी भी हो तो फिर से खुश हो जाओ, क्योंकि दिन तुम्हारा है, तुम एक इंडिविजुअल हो, खुश रहना सीखो, बहुत सुकून है। तो चलो भाई, who has the power to give directions to the state government to ensure compliance with the union laws? संघीय कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की शक्ति किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? इसमें क्या चीज बोला है कि मान लो केंद्र ने कोई कानून बनाया, अब भाई वो कानून जो है वो सिर्फ केंद्र का ही थोड़ी है, वो कानून जो बनाए यानी कि हर एक राज्य को बनाना सुनना पड़ेगा और वो लागू करना पड़ेगा। जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई कानून बनाया किसी भी चीज को लेकर, अब जब उसने कानून बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो भाई वो हाई कोर्ट भी मानेगा, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी मानेगा, और हर राज्य का हाई कोर्ट उसका पालन करेगा ही करेगा। अगर अच्छा तुम मुझे एक चीज बताओ, केंद्र ने कोई कानून बनाया, किसी राज्य ने मना कर दिया कि भाई मैं तो नहीं मान रहा तेरा कानून, तो क्या होगा? तो बेटा आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लगेगी, जिसमें होता है भाई आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें होता है भाई स्टेट इमरजेंसी। या फिर आप लोग बोल सकते हो कि देश के राष्ट्रपति का शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल। वहीं पर ही गवर्नर जो है, गवर्नर कुछ नहीं है, ये मान लो कि प्रेसिडेंट का असिस्टेंट है, भागता भागता जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति जी मेरा राज्य नहीं मान रहा है आपका कानून, मना कर रहा है, कह रहे देख लेंगे जी कौन है केंद्र वेंद्र, हमारी सरकार है, हमारा राज्य, हम जो करना चाहे हम लोग करेंगे। राष्ट्रपति जी बोलेंगे अच्छा ऐसी बात है, ऐसे कैसे हो जाएगा? यानी अब ऐसी अपनी मर्जी से तो कर नहीं सकता राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर, अपनी मनमर्जी की पावर तो नहीं है। यानी पार्लियामेंट आएगा बीच में। अब जब पार्लियामेंट आएगा तो पार्लियामेंट ये वाला जो इस वाले में जो भी प्रोविजन निकालेगा, जो भी वोटिंग के थ्रू चीजें इसमें लागू करेगा कि भैया देश का राष्ट्रपति हम लागू करने वाले हैं, तो बेटा उसका जो बिल पास होगा वो 2 महीने के अंदर पास होना चाहिए, तभी देश का राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। इसका मतलब कि उस राज्य ने कॉन्स्टिट्यूशनली मना कर दिया है कि भाई मैं केंद्र के अंडर काम नहीं करूंगा या वगैरह वगैरह कुछ भी चीजें, यानी कि संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है। उसके बाद क्या होगा? जितनी भी सारे स्टेट लिस्ट है, जितनी भी सारी स्टेट लिस्ट है जो कि हमारे शेड्यूल 7 यानी कि अनुसूची 7 में हमारी जो मिली हुई है, सारे के सारे इसके ऊपर जो कानून, जिसके ऊपर राज्य कानून बनाता है, वो सारे कौन कानून बनाने लगेगा? केंद्र कानून बनाने लगेगा। और जब ये सारी पूरी इमरजेंसी जब हटाती जाएगी, मैक्सिमम टाइम पीरियड 3 साल के लिए कोई इमरजेंसी लगाई जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ। तो ये किसके पास है? कौन उनको ऑथराइज देगा? किसके पास पावर है? तो बेटा वो है देश के राष्ट्रपति के पास पावर, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझू गुरु? नहीं समझू? अरे समझ गए यार, इतना बढ़िया समझा रहा हूं मैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट क्लैरिफाइड दैट द प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? अब राष्ट्रपति जो भी काम करेगा ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ही करेगा। क्योंकि मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी इंदिरा गांधी के टाइम की, बताई 1971 में जब इंदिरा गांधी जी का इलेक्शन हो रहा था, लोकसभा के इलेक्शन चल रहे थे, तो वो अपनी भाई स्पीच देने गई थी। स्पीच देने पे उन्होंने गरीबी हटाओ योजना का नारा दे दिया। अब भाई गरीबी हटाओ का नारा दे दिया, अब कैंडिडेट जो ऑपोजिशन पार्टी उनको लगने लगा कि भाई तो जीत जाएगी,
लेकिन फिर उनके ऊपर कोर्ट केस हो गया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह बता दिया था कि इंदिरा गांधी का जो भी इलेक्शन है वो करप्शन से भरा हुआ था, इनका इलेक्शन नल एंड वॉइड किया जाता है। केस चला गया सीधा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट, और वहीं पर ही इंदिरा गांधी जी ने सोचा था अपनी गद्दी बचाने के लिए मैं इस पूरे देश पे इंटरनल इमरजेंसी लगा देती हूं। भागती भागती फखरुद्दीन अली अहमद जी के पास, राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा दिया इमरजेंसी। उसके बाद पूरे देश के एक तरीके से ऐसा हो गया था कि डेमोक्रेसी से कब डिक्टेटरशिप में बदल गया नहीं पता लगा। जहां पर अब शासन जो चल रहा था, इंदिरा गांधी जी का शासन चल रहा था, वो जो कह रही थी वही हो रहा था। सेंसरशिप प्रेस की, जितने भी सारे मिनिस्टर थे सबको जेल में डाल दिया गया था, कोई मीडिया कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा था, सब पर क्या लगा दिया था, सेंसर लगा दिया था, हम किसी की बात नहीं मानेंगे, कोई फ्लैश वगैरह कुछ चीज नहीं होगी, कोई मीडिया में कुछ नहीं। तब उसके बाद संविधान संशोधन के तहत 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, इस दौरान में इंदिरा गांधी जी की सरकार नहीं थी, जो भी सारे कारनामे हुए थे, जो भी सारे गलत चीजें 42nd अमेंडमेंट में डाली गई थी, 44th में 1978 में वो सारी चीजें चेंज कर दी गई थी कि अब राष्ट्रपति जो भी बात मानेगा, जो भी एडवाइस लेगा, किसकी एडवाइस पे काम करेगा, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ही काम करेगा। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बाय द 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टू प्रोवाइड फॉर वुमेन रिजर्वेशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली? चलो भाई बताओ जल्दी से, जल्दी गुरुदेव, ऐसे कैसन बा? चलो भाई बताओ। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि बहुत सीरियस है। अगर तुमको मुझे विश करना है पर्सनली और मेरी तारीफ कर रही है तो भाई पॉलिटी बाय विकास नागर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप मुझे यहां पे भर भर के अपनी विशेष भेज सकते हैं, मेरी रील्स काट सकते हैं, मुझे फेमस करो, समझे? लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें क्या था कि असेंबली ऑफ दिल्ली, आपको पता है कि विमेंस की रिजर्वेशंस मिलती है। पंचायत हमारा जो म्युनिसिपैलिटी है, पंचायत हमारा हो गया और म्युनिसिपैलिटी हमारा हो गया, पंचायत हमारा हो गया, म्युनिसिपैलिटी हमारा। पंचायत और जो पंचायत जो हमारा आया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, म्युनिसिपैलिटी जो आया था वो हमारे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। अब इस दौरान में जो प्रोविजंस डाले थे, ये डाले गए थे कि 1/3 विमेन जो है, विमेन की जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड होंगी, और वो दोनों में रिजर्व्ड होंगी। वो अब ये जो रिजर्वेशन होगी, ये मेंबर्स पे भी होंगी और ये चेयरमैन पर भी होंगे, चेयरपर्सन पे भी होंगे। यानी कि जो चेयरमैन बन रहा है उसके लिए 1/3 सीट जो रहेंगे वो विमेन के लिए रिजर्व्ड होंगे, और जो मेंबर भी बना है वो 1/3 सीट रिजर्व्ड होंगे, वो विमेन के लिए होंगी। ये आपको पता है कि सब क्लॉज डी में लिखा हुआ था पंचायत के, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है ना। और अगर याद नहीं है तो जल्दी से बताना भाई क्या चीज है, ठीक है। अब देखो, जब 1/3 सीट्स रिजर्व थी विमेंस की, मेंबर्स और चेयरपर्सन, मेंबर्स मतलब कि जो भी मेंबर्स आएंगे पंचायत के तीनों टायर्स में, जो भी मेंबर्स नियुक्त होंगे वो सारे वोटिंग पर होंगे, लेकिन जो चेयरपर्सन नियुक्त होगा वो इनडायरेक्टली होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ग्राम पंचायत है, सिर्फ ग्राम पंचायत है जिसका जो चेयरपर्सन होगा वो डायरेक्टली भी नियुक्त किया जा सकता है, यानी लोग वोट देंगे, और इनडायरेक्टली भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन स्टेट, राज्य पे डिपेंड करेगा वो, क्योंकि कौन से कानून बनाना है, इनका इलेक्शन कैसे होना है, कौन सी पोजीशन का इलेक्शन डायरेक्टली होना है, कौन सी पोजीशन का इलेक्शन इनडायरेक्टली होना है, ऑल डिपेंड्स अपॉन स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज है वो राज्य के अंडर है, समझे? वो किसके अंडर है? वो राज्य के अंडर है। अब कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये वाली चीज बोली गई थी? कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये वाली चीज बोली गई? 239 का ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज इन स्टेट अदर देन द नॉर्थ ईस्ट? बताओ भाई, नॉर्थ ईस्ट को मतलब हटा के संविधान की कौन सी अनुसूची पूर्वोत्तर के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है?
यानी इसमें वो 4 राज्यों की बात नहीं करी है जो मैंने आपको बताया था ATM स्क्वायर। ये किसमें सर? ये हमें पता है कि 6ठी अनुसूची में, यानी कि 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। समझ गए? ATM का मतलब क्या है? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, है कि नहीं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब जब ये ATM स्क्वायर, यानी कि इसमें जब नॉर्थ ईस्ट की बात करी गई है और स्केड्यूल कास्ट की बात करी गई है और स्केड्यूल एरियाज की बात, इस स्केड्यूल कास्ट कह रहे, स्केड्यूल एरियाज की बात करी गई है, और यहां पर जो बात करी गई है इन नॉर्थ ईस्ट एरियाज को अलग हटा के बात करी गई, यानी कि ये 6ठी में है तो वो 5वीं में होगा, तो भाई 5वीं अनुसूची मार दो। 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में आता है हमारे लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट हमारा आता है, यानी कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत ये वाली चीज हमारी डाली गई थी। और आपको मैंने बीच में बताया था लैंड रिफॉर्म्स क्या थे। आर्टिकल 31 में 31A में और B में क्या चीजें डाली गई थी। 9th शेड्यूल क्या था भाई? ब्लैक होल था ना, कि अगर इसके अंदर कोई भी चीज डाल दी जाए तो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी जुडिशरी जो है वो रिव्यू नहीं ले सकती है, यानी कि सुप्रीम पावर जो थी पार्लियामेंट के पास रखी गई थी। केशवानंदा भारती केस बेसिक स्ट्रक्चर जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास पावर ली और आज तक भी लेती आई है, वो बेसिक स्ट्रक्चर की वजह से लेती आई। लेकिन उससे पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं था ना 1951 में। केशवानंदा भारती केस कब आया था? जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात करी गई थी, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात करी गई थी, वो आया था हमारा 1973 में। 1973 में आया था। उससे पहले तो पार्लियामेंट अपने आप को सुप्रीम समझ रहा था। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोल दे कि भाई ये चीज नहीं हो सकती, ये वायलेशन है, ये चीज है, तुरंत ही वो अमेंडमेंट कर देते थे। तुरंत ही ये बोल दिया था इंदिरा गांधी के संविधान संशोधन में कि भाई जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जो इलेक्शंस होंगे लोकसभा वगैरह के, ये जुडिशरी के अंडर नहीं आएंगे, इस पर कोई रिव्यू नहीं ले सकता है। लेकिन उल्लंघन था, हटाया गया। जुडिशरी में इंटरफेयर नहीं कर सकते मिनिस्टर्स लोग, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या है? जुडिशरी एक सिंगल बॉडी है, सॉरी मल्टी पर्सन बॉडी है, लेकिन उसका जो अस्तित्व है वो अलग है। समझे? तो कौन सा होता है? ठीक है, तो 9th शेड्यूल में ये वाली चीज था। केशवानंद भारती के 1973 में जो हमारा आया था वो क्या था? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस टू वन ऑफ द फैकल्टी। ठीक है ना, तो आप प्लीज आ सकते हैं, आप ये वाली चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब ये 7th शेड्यूल है। 7th शेड्यूल में क्या था भाई? साथ साथ रहना है। जब साथ साथ रहेंगे तो कौन साथ रहेगा भाई? क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो केंद्र और राज्य, सेंटर और स्टेट को आप मिला दो तो भाई यहां पर आ जाएगा हमारा यूनियन लिस्ट। ठीक है ना, क्या आ जाएगा? हमारा यूनियन लिस्ट आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? हमारा स्टेट लिस्ट। ठीक है ना, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट जो हमारा मेंशन है वो 7th शेड्यूल में मेंशन है। 5th शेड्यूल इसका आंसर है। और ये वाला जो ऑप्शन था जहां पे मैं आपको ATM स्क्वायर, ठीक है ना, ये वाली ट्रिक याद रखना, ATM स्क्वायर, जिसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, यानी कि 4 राज्य हैं जिसमें स्केड्यूल्ड एरियाज जो हैं उसकी प्रशासन की बात करी गई, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी गई है। ठीक है ना, और कौन सा स्केड्यूल बचा भाई? 5th हो गया हमारा, 6th हो गया, 9th हो गया, 7th हो गया, सब कंप्लीट हो गया। वाह भाई वाह। चलो ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। Article 323B of the Constitution of India, added by the 42nd Amendment, empowers the Parliament to establish tribunals. जब भी ये आएगा ना ट्रिब्यूनल्स, इसका ये समझ लेना हमेशा एग्जामिनर इसका आर्टिकल पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है ना, फॉर adjudication of matters related to certain subject, which of the following matters is specifically covered under Article 323B. अब मैं इसकी हिंदी नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि भाई अगर मैंने हिंदी पढ़ी मैं फंबल करूंगा, फंबल करूं तो मेरी खिंचाई कर दोगे। क्यों? क्योंकि इस वाले शब्द में मैं फंस गया। तो मैं पढ़ी लकड़ी पे क्यों जोर मार? पढ़ लो। अब जैसे ये शब्द मेरी नजरों में पड़ा है, इसका क्या है? ये न्याय, न्याय, न्याय निर्णय, पता भाई गूगल ने दिया ये तो मुझको। ठीक है, तो चलो भाई जल्दी से बताओ कौन सा है हमारा, जल्दी से बताओ कौन सा है हमारा, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है ना, कौन सा इसका ऑप्शन? मैटर्स सच एज टैक्सेशन, फॉरेन एक्सचेंज, लैंड रिफॉर्म्स एक्सेट्रा, व्हिच कैन बी असाइन्ड टू ट्रिब्यूनल्स। ठीक है ना, व्हिच कैन बी असाइन्ड टू ट्रिब्यूनल्स।
ट्रिब्यूनल्स का आर्टिकल बताओ भाई जल्दी से। ट्रिब्यूनल का आर्टिकल बताओ जल्दी से, कौन से आर्टिकल के अंदर है? ठीक है, 323A एंड बी, याद रखना आर्टिकल, याद रखना मेनली आर्टिकल आता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्ट दैट गवर्न्स द रूल्स एंड सर्विसेज कंडीशंस ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज? और ये ऑल इंडिया सर्विसेज यूपीपीसीएस के पेपर में भी आया। कौन करवाने की अनुमति देता है ऑल इंडिया सर्विसेज? आपको मैंने क्लास में बताया था, अगर किसी ने मेरी एमसीक्यू सीरीज भी अगर कंप्लीट करी हो तो उसमें मैंने बताया था ऑल इंडिया सर्विस, न्यू ऑल इंडिया सर्विस स्टैब्लिश होनी, किसके पास पावर? आप बोलोगे सर जी ऐसी ऐसी चीजों के ऊपर पावर तो पार्लियामेंट के पास रहती है, वहां पे ऑप्शन में आएगा, वहीं पर आप गलत ठहरा दोगे, क्योंकि मैंने स्टार मार्क करके बताया था न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में पावर किसके पास होगी? तो बेटा पावर होती है राज्यसभा के पास। राज्यसभा से ये वाली स्पेशल मेजॉरिटी से निकलेगी, लोकसभा के पास जाएगी, लोकसभा उसे मेजॉरिटी से पास करेगा और फिर न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज एक पोस्ट बन जाएगी। यानी पावर किसके पास है? राज्यसभा के पास पावर। और नाम क्या है भाई उस एक्ट का? नाम क्या है उस एक्ट का जो गवर्न करता है? नाम क्या है उस एक्ट का? जल्दी से बताओ भाई, नाम क्या उस एक्ट का? इंडियन सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विस एक्ट, सिविल सर्विसेज रेगुलेशन एक्ट, ऑल इंडिया सिविल एक्ट 1950। जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी बताओ भाई, पार्टी चल रही है भाई यहां तो, ये बढ़िया चल रहा है भाई, दूसरी फैकल्टीज मजे ले रहा और मैं तुम्हें पढ़ने के लिए बोल रहा हूं। याद आया ये वाला क्वेश्चन ऑल इंडिया सर्विस का है भाई? और आप बोलोगे सर जी सिंपल ही तो चीज है, ऑल इंडिया सिविल एक्ट लगा दो, सिविल सर्विसेज की तो बात हो रही होगी। बेटा ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951। कभी कभार एग्जामिनर ना जो एक्ट पूछा होता है ना, जो चीज पूछी है उसे ऑप्शन में देते थे, लेकिन कभी कभार वो वाली चीज नहीं होती, यूजुअली सही होती है, लेकिन हमेशा सही होगी नान बाबा, कभी कभार सही रहती है। ठीक है, चलो, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजंस फॉर द स्टेट ऑफ नागालैंड? और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, बहुत अच्छे से। जल्दी से, और आर्टिकल बताना कौन से आर्टिकल में। चलो आर्टिकल तो ठीक है, चलो भाई आर्टिकल तो आप इसमें लिखेंगे। चलो भाई जल्दी से, कौन से हमारे कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं? बताओ भी, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। और मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, और ट्रिक भी बताना कौन सी है इसकी, नागालैंड की कौन सी है भाई? जल्दी, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, स्पेशल प्रोविजंस ऑफ स्टेट, स्पेशल प्रोविजन ऑफ स्टेट। जब भी ये वाली चीज आएगी ना स्पेशल प्रोविजन ऑफ स्टेट, वो आपसे आर्टिकल पूछेगा और स्टेट पूछेगा। और 100 बार मैंने बता रखा है, फिर से मैं बता देता हूं, और ये किस में दे रखा है? ये आर्टिकल 371 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। अब उसमें क्या पूछेगा? 371 A B C D, जैसे कि इसमें क्या पूछा है? नागालैंड का पूछा है। आप बोलोगे ठीक है सर, सिंपल ट्रिक याद रखना, तुरंत क्वेश्चन पेपर के सबसे लास्ट पेज खोलना, रफ पेज होता है, प्लेन पेज होता है, उस पे लिख देना नाम आस मैजिक, MAG छोटा आई, क्योंकि ये साइलेंट है, इसका कुछ मीनिंग नहीं है। एन से हमारा क्या होगा? अब ये वाली चीज से पहले याद रखना महाराष्ट्र, महाराष्ट्र नहीं नहीं नहीं, महाराष्ट्र नहीं, वो तो स्टेटहुड है। ठीक है, क्या आए थे? नागालैंड आया था। ठीक है सर, नागालैंड आया था। ए से हमारा क्या आया था? सर जी ए से असम ही आया था। बिल्कुल सही। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए एम में, कि एम में मणिपुर आया है, मेघालय आया है, मिजोरम आया है, या फिर क्या चीज आई है। तो बेटा ये याद रखना, ये याद रखना, सबसे पहले किसको जरूरत रहती है? हमेशा सबसे पहले सर पैसों की जरूरत रहती है। बिल्कुल, मनी मार देना, सबसे पहले मनी मारना। ए से हमारा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, फिर हमारा ये वाला यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। एस से हमारा सिक्किम। अब आप बोलोगे सर जी एम फिर से आ गया, सर जी ये बता दो अब ये वाला कौन सा एम है, ये वाला कौन सा एम है भाई, कौन सा एम है? तो बेटा सीधा राम जी को याद रख लेना,
मिजोरम। बस ए से हमारा कौन सा आ गया सर जी? अरुणाचल तो पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है जी। जी से क्या हो गया सर? ये वो ख्वाहिश है जो हमारे दोस्त कंप्लीट नहीं करना चाह रहे, गोवा जाने का एक छोटा सा प्लान। दिवाली है, घर पे सेलिब्रेट करो। ठीक है। के से क्या हो गया? के से हो गया हमारा कर्नाटका। अब आपको सिंपल एक चीज करनी है, यहां पे डाल देना ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया है, डी ये हो गया है, ई ये हो गया है, एफ बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। सिंपल। नागालैंड कहां पर है? नागालैंड सर ए पर है। ठीक है भाई। नागालैंड कहां पर है? 371 का ए पर। खत्म बात। छो सिंपल, इतना इजी। और ये वाली ट्रिक हमेशा याद रखना, नाम आस मैजिक, बस। ठीक है। According to Article 335 of the Constitution of India, claims of SC and ST shall be taken into consideration in matters of। एक तो भाई ये तार पार मुझे पसंद ही नहीं लगता। अगर किसी दिन मेरा करंट लग गया, सोचो यहां पे, और कल से मैं नहीं लेना आया तुम्हारी क्लास, कैसा फील हो? अच्छा एक चीज बताओ, मान लो मैं छोड़ दूं, तुम्हें ना पड़ा, तुम क्या चीज मिस करोगे? या फिर अगर तुम मेरी क्लास में नहीं आते या मैं तुम्हें नहीं मिला होता, तुम क्या चीज मिस कर रहे थे? इस वाले कमेंट में नहीं बताना है भाई। या तो मुझे टेलीग्राम बताओ या मुझे व्हाट्सएप बताओ, या प्लीज जब ये वीडियो खत्म होता है उसके कमेंट सेक्शन में लिखना, सर अगर आप नहीं होते सर तो ये, सर अगर आप आए और आप हो तो ये चेंज आया है, सर ये वाली चीज हमें सीखने को मिली है, वो चीज सीखने को मिली है। तो प्लीज अपनी राय जरूर बताना। अब बता के जाना, मैं बोलता हूं करते कुछ नहीं हो। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्लेम्स ऑफ एससी एंड एसटी शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन मैटर्स ऑफ, इन विच मैटर्स ऑफ, बताओ भाई कौन से मैटर्स में? इन विच मैटर्स। ठीक है। और भाई दिवाली का त्योहार मुझको पता है, 10 मिनट और करेंगे चाहे, ठीक है ना? मुझे पता है कि मैं तुम्हारा मिस नहीं करना चाहूंगा। दिवाली का त्योहार है, आराम से बढ़िया करेंगे। तुम लोड ना लो, तुम टेंशन ना लो, बस। चलो भाई जल्दी से बताओ क्या चीज है? क्या चीज है? लैंड एक्विजिशन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, या फिर रिलीजियस फ्रीडम, या फिर टैक्सेशन पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 335 ऑफ द एससी एसटी शैल टेकन इनटू कंसिडरेशन मैटर्स ऑफ। आपको पता है कि भैया इनकी वजह से हमें, काश हम भी इस कैटेगरी में होते, काश हमको भी मिल पाता कुछ ना कुछ तो, ठीक है ना? हमेशा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, काश उस लिस्ट में हम भी उस सीट्स के रिजर्वेशन में आते, काश हमारे भी कट ऑफ नहीं चल जाती। सर जी अभी तक तो सिलेक्शन ले चुके रहते हैं हम लोग। ठीक है। चलो, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट? बताओ भाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो शेड्यूल 7 में है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। जल्दी, कौन सा आर्टिकल है? सिंपल आर्टिकल कहां से लेकर है? आर्टिकल सर 245 से लेकर 255 तक बोल रखा है। इसमें सर हमको पता है कि 240 तो इससे पहले का बिल्कुल नहीं आएगा, 255 तो 280 नहीं आएगा, 368 है, ये तो भूल जाओ सर, ये तो स्पेशल मेजोरिटी से काम करता है। ये तो स्पेशल मेजोरिटी के लेकर बात करता है। स्पेशल मेजोरिटी किस किस में चाहिए सर जी? इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है जी। सर जी रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, ठीक है, या जज, ठीक है सर। रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज, ठीक है भाई। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान में अगर संशोधन करना है तो स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी, ठीक है सर। तो कौन सा बचा इन दोनों में? आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये बताता है कि केंद्र के पास क्या कौन कौन सी पावर है, राज्य के पास कौन कौन सी पावर है, जिससे कि दोनों सेपरेट बॉडी है। अब ये जो मैंने आपको बताया था कि जो सरकार है वो 3 भागों में बटी हुई है। पहले में कौन सा आएगा सर? पहले में यूनियन आएगा, दूसरे में क्या आएगी? राज्य स्टेट आएगी, तीसरे में कौन सी आएगी? तीसरे में आएगी भाई लोकल बॉडीज। तीसरे में कौन सी आएगी? तीसरे में लोकल बॉडीज आएगी। पहले में यूनियन आता है, दूसरे में राज्य आता है, तीसरे में लोकल बॉडीज आती है। समझ रहे हो? लोकल बॉडीज क्या है? पंचायत और म्युनिसिपैलिटी तो है। यानी कि जो सरकार है उसको 3 भागों में ऐसा बांटा जाए कि ऐसा ना रहे कि केंद्र के पास सारी पावर है, पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया जाए जितने नीचे तक जा सकता है, जिससे कि सबको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले।
जिससे कि चेक्स एंड बैलेंसेस बने रहे, जिससे कि जो गांव का ग्रामीण क्षेत्र का जो आदमी है या जो गांव में है भाई, उसको स्टेट राज्य सरकार पता नहीं कितना लोड है, क्या चीज है, क्या केंद्र के पास हो जाएगा, सीधा पंचायत बना दी, उसका कानून वहां पे मिल जाएगा। टोल टैक्स जो भी सब चीजें करेंगे, उसको न्याय चाहिए, हर एक जो चीज चाहिए वो पंचायत के पास जाएगा। वो भी तो एक सरकार है, लोकल बॉडी में सरकार 3 भागों में बटी हुई है और दोनों एक दूसरे में टांग अड़ाएंगे। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी, फेडरल सिस्टम तो है, फेडरल सिस्टम तो है, फेडरल का मतलब कि पावर्स तो डिवाइडेड है, यानी कि पावर्स तो डिवाइडेड है, लेकिन यूनिटरी बायस है। यूनिटरी बायस का मतलब कि जब जरूरत पड़ेगी ना, उस टाइम पर केंद्र की ही बात मानी जाएगी, हमेशा केंद्र की बात मानी जाएगी। स्टेट इमरजेंसी लग गई, कौन आ गया भाई? केंद्र आ गया। पावर्स डिवाइडेड थी पहले केंद्र और राज्य में, लेकिन ऐसे इमरजेंसी आ गई, कोई राज्य बात नहीं मान रहा, यूनियन आएगा। अब आपको पता है एक लिस्ट हमारी होती है, रेसिड्यूरी लिस्ट, रेसिड्यूरी लिस्ट। और स्केड्यूल 7 में, अनुसूची 7 में, स्केड्यूल 7 में आपने पढ़ा है कि एक यूनियन लिस्ट होती है सर और एक स्टेट लिस्ट होती है सर। आप बोलोगे ठीक है जी सर, बिल्कुल सही है, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट होती है सर जी, स्केड्यूल 7 में हमारी होती है। और एक होती है सर जी करंट, कॉनकरेंट लिस्ट, जो हमने सर ऑस्ट्रेलिया से लिया। कॉनकरेंट लिस्ट हमने कहां से लिया? हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया, ये सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। अब सर ये वाली लिस्ट तो मेंशन नहीं है, क्योंकि ये वाली लिस्ट स्केड्यूल 7 में नहीं है। एग्जामिनर डाल देगा ऑप्शन में, लेकिन बस इस चीज का ध्यान रखना, ये लिस्ट नहीं है। यानी कि इसके ऊपर सर केंद्र कानून बनाएगा, ठीक है सर, इसके ऊपर राज्य कानून बनाएगा, ठीक है सर, इसके ऊपर तो केंद्र और राज्य दोनों बैठ के कानून बनाएंगे, ठीक है सर। फिर ये कौन भाई? जो कानून इन तीनों में मेंशन नहीं है, वो कानून इसमें मेंशन है। और इसमें जो कानून डाले जाएंगे, उस किसको पावर दी गई है कि इस कानून के ऊपर, मतलब ये पर्टिकुलर चीजें हैं जिसके ऊपर यूनियन, केंद्र, पार्लियामेंट कानून बना सकता है उन सब्जेक्ट्स के ऊपर। यानी कि यूनियन के पास पावर है इस लिस्ट के ऊपर, ये कानून बना सकता है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कौन दिखा दिया सर जी? केंद्र सुप्रीम दिखा दिया, ठीक है, समझ गए? समझू नहीं समझू? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड द एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज अमंग द इंडियन स्टेट मिनिस्टर्स? हु अमंग द फॉलोइंग द पोर्टफोलियोज, जल्दी से बताओ। और ये कौन से पार्ट में आता है? ये पार्ट भी लिख लेना, ये पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, ठीक है। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड द एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज अमंग इंडियन स्टेट मिनिस्टर्स? आपको बताइए कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में बैठते हैं, वो एमएलए बैठते हैं सर, बिल्कुल। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमपी जो बैठेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का मेंबर है वो। ये मेंबर विधानसभा का मेंबर है। इसके लिए आप वोट देने जाते हैं। जब आपने वोट दे दिया और वो कैंडिडेट जीत गया और वो विधानसभा में बैठ गया, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट बैठ गए, अब उसमें से एक मेंबर वो लोग चुनेंगे अपने में से ही, जो भाई उनका एक लीडर होगा। इसी एमएलए, सारे एमएलएज में से ये सारे एमएलएज एक लीडर चुनेंगे, और वो जो लीडर होगा वो कौन होगा? वो चीफ मिनिस्टर होगा, यानी कि सीएम। और चीफ मिनिस्टर जो रहेगा, यानी कि हेड, की सरकार हम आपके पीछे हैं। अगर आपने रिजाइन दे दिया तो सरकार गिर जाएगी, यानी कि हम एमएलए अब नहीं रहेंगे, हम विधानसभा में नहीं बैठ सकते। अगर हमने वोट देने से मना कर दिया, या फिर अगर आपने बोला कि इस पार्टी से निकल जाओ, तो सरकार हम निकल जाएंगे। यानी कि आप हमारे क्या हो? आप हमारे गुरु हो। अगर आप हमारे गुरु हो तो सर आप ही बताओ, मुझे क्या मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए, इसे क्या मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए, और इसे क्या मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए। यानी कि ये जो पोर्टफोलियो हैं, तुम्हें ये वाला डिपार्टमेंट मिले, तुम्हें ये वाला डिपार्टमेंट मिले, वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। समझे? कौन डिसाइड करेगा? चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिसाइड करेगा। चीफ मिनिस्टर के पास पावर है। चीफ मिनिस्टर जो एक्ट करता है, एक तरीके से वो एक मीडिएटर का करता है। इसको मैनेजर इन क्राइसिस भी बोला जाता है, मैनेजर इन क्राइसिस। इसको डी फैक्टो भी बोला जाता है, क्योंकि इसकी पावर बिल्कुल सेम है जैसे प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर को भी डी फैक्टो बोला जाता है, मैनेजर इन क्राइसिस बोला जाता है। कि भाई अगर कोई आपदा आ गई, आप किसको करिए आते हो? आपके किसी मिनिस्ट्री को करिए आते हो?
आप क्या स्पीकर को गरियाते हो? आप क्या गवर्नर को करवाते हो? नहीं, योगी ने गलत काम करा, योगी की सरकार है, योगी आया है तो भाई सारी गुंडागर्दी खत्म हो गई है कि नहीं? चीफ मिनिस्टर करवाते हो, क्योंकि भाई जब भी कुछ चीज आएगी, जब भी कोई स्कीम्स अनाउंस की जाएंगी, सीएम ही करेगा ऑन द फ्लोर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा पे बैठ के चीफ मिनिस्टर ही करेगा। भाई ये वाली स्कीम है, हर एक राज्य निकालता है ना स्कीम अपनी अपनी, ये वाली स्कीम अनाउंसमेंट कौन करेगा? चीफ मिनिस्टर करेगा अनाउंसमेंट। चीफ मिनिस्टर के पास पावर अनाउंसमेंट की, समझे? तो भाई इधर तक रखते हैं, ज्यादा लंबी मैं क्लास लूंगा नहीं, क्योंकि तुम सब लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी, वरना तुम लोग यहां बैठ रहोगे, सर जी बस आप आ जाते हो, आप इतने प्यारे हो, बस हम रुक जाते हैं। बस मम्मी वहां से चिल्ला रही हैं, 2 बार चप्पल मेरी कान से क्रॉस होके गई है। तो भाई हैप्पी दिवाली एंड थैंक यू, आप आए, थैंक यू आप आए। और भाई कोई दिक्कत हो, पॉलिटी बाय विकास नगर, आपको पता है कि कौन से टेलीग्राम चैनल पे, ये वो टेलीग्राम चैनल है, और दिवाली है, बहुत अच्छा त्योहार है, बहुत अच्छा। मैं आ गया हूं, ठीक है ना? अगर आपने नहीं भी देखी कोई दिक्कत की बात नहीं, खुशी मनाने के लिए आए, खुशी बनाओ, रेस्ट लो, थोड़ी देर बुक्स बंद कर दो, घर वालों के साथ बैठो, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनो, ठीक है? रिश्तेदारों के जाओ, कुछ गेम्स खेल रहे हो वो गेम्स खेलो, लेकिन आज खुश रहो। जो भी दिवाली का आता है, छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली, फिर उसके बाद गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज, ये एक लीग है। ये समझ लो कि ये सबसे प्राइम टाइम है भाई तुम्हारी खुशी। बस स्टे हैप्पी ऑलवेज, ऑलवेज स्टे हैप्पी। यू आर नॉट हेयर कि आप दूसरे को मनाओ, आप दूसरे को खुश करो, चाहे आप खुद पिस रहे हो, आप खुद परेशान हो, मत करो। डोंट वेस्ट टाइम, अपने को खुश करो। तुम्हें जिसके साथ खुशी मिल रही है उससे बात करो, जिससे खुशी मिल रही है वो चीज करो। पेरेंट के साथ बैठो, आपको लगे सर जी क्या है ये, सर बोर हो जाते हैं, दोस्तों के साथ तो सर मजा आता है, गेड़ी मारते हैं, वैसी वैसी बातें करते हैं। एक बार बैठो तो सही, ज्ञान का पिटा रहा है भाई तुम्हारे पेरेंट्स, उनसे बस ये बोल दो कि पापा आप अपने टाइम की स्टोरी बताओ, वो स्टोरी सुनो, उस स्टोरी में से कुछ निकालो। और तुम्हारे क्या क्या प्लान्स है भाई, मुझको जरूर बताना, ठीक है ना? कैसे क्या चीज आपने सेलिब्रेट करी, कैसे वाली चीज चली है, और खुशियां बांटो, ठीक है ना? दुख मत दो बस किसी को। तो भाई मिलते हैं, ये वाली चीज छोटी क्लास मैंने रखी थी, मैं आ गया था, एक सेकंड में, ठीक है ना? मैं आ गया था। आई होप आपको मजा आया होगा, आई होप कि चलो ठीक है सर जी आपकी शक्ल देख लिया, बहुत बढ़िया दिवाली जाएगी। तो हैप्पी दिवाली टू ईच एंड एवरी पर्सन। आपके जो भी सब ड्रीम्स, आपको जो सब चाहिए, मेरा जो लक है आपको भी मिल जाए भाई, आपसे बस खुश रहो। और जो भी सब चीजें हैं मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इस वाले में नहीं, चैट वाले में नहीं, अभी नहीं, वीडियो जब खत्म हो जाएगी उसके बाद थोड़ी देर रुकना, फिर कमेंट करना, सर ये सर ये सर ये, पोस्ट कर देना, ठीक है? तो मिलते हैं भाई, हो सकता है कल भी मिलूं मैं ठीक है ना? मिलते हैं अगली क्लास में, सेम एनर्जी के साथ, सेम मुस्कुराहट के साथ, एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।